निर्वाचन आयोग ने कर दिया है ऐलान, अब मतदाता सूची पुनर्निरीक्षण यानी एसआईआर के दूसरे चरण की शुरुआत हो जाएगी। आज मध्यरात्रि 12 बजे के बाद 12 राज्यों की मतदाता सूची पूरी तरीके से फ्रीज कर दी जाएगी, जिसमें उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, गोवा और केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो पुडुचेरी, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप भी शामिल है। सबने मिलकर मतदाता सूची को शुद्ध बनाने का कार्य किया और नतीजा आपके सामने है। 0 अपील्स, अर्थात बिहार की मतदाता सूची अधिकतम शुद्ध मानी जाएगी। अब फेज 2 12 राज्यों में या संघ शासित प्रदेशों में आरंभ होने वाला है। इन राज्यों में आने वाले 3 सालों के अंदर चुनाव होने वाले हैं, लिहाजा एसआईआर लागू किया जाएगा। इसके लिए पूरी सारणी बन के आई है, जिसमें कहा गया है कि 28 अक्टूबर से लेकर के और 3 नवंबर के बीच में ट्रेनिंग दी जाएगी। 4 नवंबर से शुरुआत होगी और लगभग 1 महीने तक नई मतदाता सूची तैयार की जाएगी, जिसमें यह होगा कि आप भारत के नागरिक हो, आपके पास कोई भी पहचान पत्र हो जिसमें आपका वोटर कार्ड, आधार कार्ड, जन्म जो सर्टिफिकेट है, बर्थ सर्टिफिकेट, पेंशन सर्टिफिकेट, इसके अलावा पासपोर्ट और तमाम तरह की एक पूरी फहरिस्त है जो लिस्ट तैयार करके रखी गई है। इसके अलावा 1 महीने के आसपास ये एक ड्राफ्ट के तौर पर रखा जाएगा और जिसे इस सूची में परिवर्तित लाना है, चेंज लाना है, वो अपील कर सकते हैं। और कुल मिलाकर के 7 फरवरी 2026 वो तारीख रखी गई है जब एसआईआर के फेज 2 को लागू कर दिया जाएगा। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में एसिड अटैक की घटना सामने आई है। दरअसल घटना रविवार की है और स्टूडेंट है दिल्ली यूनिवर्सिटी की लक्ष्मीबाई कॉलेज की। छात्रा दरअसल अपने कॉलेज की तरफ जा रही थी। कॉलेज से कुछ ही दूरी पर ही एसिड अटैक किया गया और एसिड अटैक से अपने आप को बचाने के लिए छात्रा ने एसिड के सामने अपने हाथ को लगा दिया ताकि उसका चेहरा बच सके। हाथ लगाने की वजह से चेहरा तो बच गया, लेकिन हाथ पूरी तरीके से झुलस गया, जल गया। अब पीड़िता के बयान के आधार पर दिल्ली पुलिस ने अपनी जांच की शुरुआत कर दी है और कोशिश की जा रही है जांच एजेंसियों के द्वारा कि जल्दी से जल्दी आरोपी को पकड़ा जाए और एसिड अटैक से पीड़िता छात्रा को, जो सेकेंड ईयर की स्टूडेंट है, इंसाफ दिलवाया जाए। जो एसिड अटैक की बात हुई ना, ये सुनने में लगता है कि राष्ट्रीय महिला आयोग हमेशा महिलाओं के पास, महिलाओं के साथ, कुछ भी महिला पर उसका सिक्योरिटी, सेफ्टी, डिग्निटी कोई कारण से अगर हैम्पर हो तो आयोग वहीं पे पहुंच जाते हैं और अपना ड्यूटी करती है। और उसका जो अगर कोई सचमुच इंजरी हुई या कुछ हुई तो आयोग ने उसके जो मेडिकल ट्रीटमेंट, उसका काउंसलिंग, रिहैबिलिटेशन, ये सारे कॉम्पेंसेशन, सारी चीज़ देखते हैं पुलिस के साथ बात करके। और जैसे कि जो प्रिपैरेटिव्स है जो एसिड अटैक किए हैं, अगर वो उसके जैसे जल्दी कानून से जो कार्रवाई होनी चाहिए वो ठीक से हो, ये हमारे काम है। पुलिस से भी बात किए हैं, जो भी कुछ है अंडर इन्वेस्टिगेशन। अभी इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं हो, लेकिन महिलाओं पर कुछ भी होगा, वी आर वेरी सीरियस अबाउट दैट। हम आखिर तक कैमरा सहयोगी राकेश सिंह रावत के साथ राहुल डबास, न्यूज़ स्टेट दिल्ली। संभल हिंसा के 3 आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी गई है। ये मामला संभल हिंसा के मामले में जेल में बंद 3 आरोपी को जमानत दे दी गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जिसमें बताया गया है कि निचली अदालत जमानत की शर्त तय करेंगी, दिशा निर्देश देंगी। ये मामला 24 नवंबर 2024 को संभल में शाही जामा मस्जिद और हरिहर मंदिर के विवाद के दौरान हुई हिंसा में जो चौधरी सराय निवासी फैजन मणि और किशनदास सराय निवासी दानिश और हिंदूपुर खेड़ा के निवासी नाजिर शामिल है।
है। इसको लेकर के जो संभल में 24 नवंबर 2024 को हिंसा हुई थी, हिंसा में कुछ लोगों की मौत हुई थी और कई पुलिसकर्मी घायल हुए थे। इसको लेकर के संभल प्रशासन की तरफ से करीब 100 से अधिक जो आरोपी थे पुलिस ने गिरफ्तार कर उन्हें जेल भेज दिया। लेकिन आज जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो हिंसा के 3 आरोपी थे उनके लिए जमानत दे दी गई है। हालांकि ये बताया गया कि जो निचली अदालत है वो उनके नियम और शर्त लागू करेंगे। संभल से वीडियो जर्नलिस्ट के साथ सत्यपाल यादव, न्यूज स्टेट संभल। उत्तराखंड में यूके SSSC पेपर लीक प्रकरण की जांच बहुत शीघ्र सीबीआई शुरू करने वाली है। इसके लिए दिल्ली सीबीआई हेडक्वार्टर ने औपचारिक अधिसूचना भी जारी कर दी है और ये माना जा सकता है विधिक तौर पर आज से सीबीआई ने अपनी जांच शुरू कर दी है। 1-2 दिन में एसआईटी जो जांच कर रही है, जितने भी गवाहों के बयान लिए हैं, साक्ष्य एकत्र किए हैं, उन सारी जांच पत्रावलियों को 1-2 दिन में एसआईटी सीबीआई को सौंप देगी। उस पर अभी सीबीआई का जो डीओपीटी में नोटिफिकेशन होना है वो गया है और सीबीआई रजिस्टर करेगी का केस। फिर उसके बाद हमारे केस डायरीज जो घटी होगा वो उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। वो फिर उसके बाद आगे कार्रवाई सीबीआई करेगी। तो जैसे हमसे डिमांड करते हैं तुरंत हमने रेडी रखने के लिए बोल दिया है, तो तुरंत उनको दे देंगे, हैंड ओवर कर देंगे। आपको याद होगा कि जब यूके SSSC पेपर लीक प्रकरण यहाँ हुआ, उसी के साथ ही यहाँ पर आंदोलन शुरू हो गया था और मुख्यमंत्री को युवाओं के धरना स्थल पर जाकर सीबीआई जांच की घोषणा करनी पड़ी थी। तो आज ये अधिसूचना सीबीआई हेडक्वार्टर से जारी हो गई है और गृह विभाग को यहाँ अधिसूचना की कॉपी भी मिल गई है। गृह विभाग ने PHQ को निर्देशित किया है कि वो एसआईटी से जितने भी जांच पत्रावलियाँ और जो भी एविडेंस है वो सब सीबीआई के सुपुर्द कर दे। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। बुजुर्ग लोगों को कई बार घर में बात करने के लिए लोग नहीं मिल पाते, घर में कई बार परेशानियां होती है, जब बाहर निकलते हैं तो वहां साथी नहीं मिल पाते। इसी को लेकर के जयपुर में एक अनूठा प्रयोग किया गया है। राजस्थान में पहला एक बुजुर्गों के लिए क्लब बनाया गया है जहां पर सिर्फ बुजुर्ग आते हैं और उनकी जो भी एक्टिविटी होती है उन सारी एक्टिविटी के लिए यहाँ पर ध्यान रखा गया है। किताब पढ़ने के लिए यहाँ पर किताबें मुहैया करवाई गई है क्लब की ओर से। कैरम कोई खेलना चाहता है तो खेलने के लिए टाइम पास यहाँ पर किया जा सके, आपसी व्यवहार बनाया जा सके, इसके लिए कैरम जैसे गेम यहाँ पर बनाए गए हैं। कोई लूडो खेलना चाहता है, लूडो जैसे गेम यहाँ पर आकर के खेल सकता है। धार्मिक किताबें कोई पढ़ना चाहता है तो महिलाएं यहाँ पर आती है, धार्मिक किताबें यहाँ पर पढ़ती हुई नजर आती है। कोई चेस खेलना चाहता है तो चेस जैसे गेम भी यहाँ पर रखे गए हैं कि यहाँ पर आकर के वो गेम खेले जा सके। क्लब के अगर बाहर भी जाते हैं तो कुछ इसी तरह के इंतजाम नजर आते हैं कि क्लब के यहाँ पर बाहर बैठने की व्यवस्थाएं हैं, चेयर्स लगी हुई है। यहाँ पर बुजुर्ग जो आते हैं अपने साथ में टिफ़िन ला सकते हैं, खाना खा सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, यहाँ पर किसी तरह की मीटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर बाहर गार्डन बनाया गया है, इस तरह के फाउंटेन यहाँ पर लगाए गए हैं कि जब यहाँ आते हैं तो उनको एक प्राकृतिक माहौल भी मिल सके। बुजुर्ग लोगों को इस तरह की व्यवस्था की गई है। तो कहा जा सकता है कि राजस्थान में बुजुर्गों के लिए एक अनूठा कदम होगा जहां पर जयपुर के आसपास के जो तमाम लोग हैं वो यहां पर पहुंचते हैं इस क्लब के अंदर। किसी तरह की कोई सदस्यता की ज़रूरत नहीं है, यहां पर आकर आप अपनी एंट्री करा के कोई भी बुजुर्ग व्यक्ति यहां पर आ सकता है और अपने ही हम उम्र लोगों के साथ नया व्यवहार बना सकता है, दोस्ती कर सकता है और उसके साथ साथ यहाँ पर जो गेम है वो गेम खेल सकते हैं। तो कहा जा सकता है कि जो बुजुर्ग घर में अकेलापन महसूस करते हैं उनको यहाँ पर आकर एक अनूठा माहौल मिल सकता है। बिल्कुल उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त करने के उद्देश्य से योगी सरकार तमाम प्रयास कर रही है। योगी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करती हुई नजर आ रही है। तो वहीं उत्तर प्रदेश सरकार की उस पहल को मुरादाबाद पुलिस ने बढ़ावा देते हुए मुरादाबाद पुलिस के द्वारा मुरादाबाद के तमाम चौराहों पर होर्डिंग लगाए गए हैं। इन होर्डिंग पर लुटेरे और अपराधियों के फोटो मेंशन किए गए हैं, साथ ही उनके नाम भी मेंशन किए गए हैं। इन होर्डिंग के जरिए मुरादाबाद पुलिस का मकसद है कि लोगों को इनके बारे में जानकारी मिले, इनके फोटो को लोग पहचान सकें। यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। ये बहुत बढ़िया कदम है सरकार शासन प्रशासन की तरफ से। इन गुंडे मवालियों के पूरे चौराहे पर फोटो लगने चाहिए ताकि पब्लिक जागरूक हो जाए और इनसे बचा जा सके किसी भी तरीके से, ये आगे कोई अपराध न कर पाए। इन पोस्टर के जरिए से सबको ही जागरूक करा जा रहा है कि आप जितने भी ये लुटेरे हैं
आप इनसे मतलब जागरूक रहिए। ज्यादा तो महिलाओं के नहीं है, सबसे ज्यादा ये जिन्होंने भी पोस्टर लगाया है उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। सही करा उन्होंने, अच्छा करा है, लेडीज सुरक्षित हो जाएंगी। अच्छी बात है जो अच्छा करा। हाँ, लुटेरों के खिलाफ तो होनी चाहिए। लोगों का सीधे तौर पर कहना है कि मुरादाबाद पुलिस की ये पहल बहुत अच्छा कदम है। इस होर्डिंग के जरिए लोगों को जागरूक हो रहे हैं और कहीं ना कहीं इस पहल से जिले में अपराध की घटनाओं में कमी आएगी। मुरादाबाद से मोहम्मद इमरान, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश। पंजाब में पराली जलाने के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब तक 743 के करीब मामले जो है दर्ज किए जा चुके हैं। वहीं 122 के करीब एक ही दिन में नए मामले जो है पराली जलाने के दर्ज किए गए हैं। हम इस वक्त अमृतसर तरनतारन रोड पर मौजूद हैं और आप तस्वीरें देख सकते हैं कि यहाँ पर किसान की तरफ से पराली को आग लगाई गई है, क्योंकि जिस तरह के साथ कटाई के बाद किसानों की तरफ से पराली को आग लगाई जा रही है, उसी को लेकर बात की जाए तो अब तक जिस तरह के साथ 743 के करीब कुल मामले जो हैं वो दर्ज किए जा चुके हैं। और इसी के चलते बात की जाए अमृतसर जिला और तरनतारन जिले की, तो ये दो जिले जो पूरे पंजाब में पराली जलाने में सबसे आगे नजर आ रहे हैं। और वहीं आंकड़ों की बात की जाए तो अब तक जो तरनतारन में 224 के करीब पराली जलाने के जो मामले हैं वो दर्ज किए जा चुके हैं। और वहीं अमृतसर की बात की जाए तो वहां पर 154 के करीब मामले हैं और फिरोजपुर में 80, संगरूर में 47, पटियाला में 39 और गुरदासपुर में 38 जो मामले हैं दर्ज किए जा चुके हैं। इसी तरीके के साथ कपूरथला में 29 घटनाएं जो पराली जलाने की हैं दर्ज की जा चुकी हैं। और लगातार जिस तरह के साथ पराली जलाने के मामले सामने आ रहे हैं उसको लेकर लगातार जो प्रशासन है उनके तरफ से जो भी कार्रवाई कुछ किसानों पर की जा रही है, किसानों के जमीनों पर रेड एंट्रीज की जा रही है, FIR दर्ज की जा रही है, जुर्माना लगाया जा रहा है। उन्होंने की मजबूरी यही है भी 6000 एकड़ का बाउंस देन, जे नहीं देंगे तो फिर तो इदा ही चलू काम। किसानों को कहना है कि उनकी मजबूरी है पराली को आग लगाना। उनका कहना है कि सरकार को चाहिए कि किसानों को 6000 रुपए 1 एकड़ का बोनस दिया जाए, फिर किसान पराली को आग नहीं लगाएंगे। उनका कहना है कि जानबूझकर किसानों को बदनाम किया जाता है कि वो पराली को आग लगा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विशाल शर्मा के साथ पंकज मल्ली, अमृतसर तरनतारन। इस वक्त हम मौजूद हैं सांबा सेक्टर के एक बॉर्डर इलाके में और जिस गांव में हम खड़े हैं ये गांव भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटा हुआ है। यहाँ पर किसानों द्वारा जो धान की फसल लगाई गई थी और उसे काटने का जो कार्य है वो शुरू कर दिया गया है। और जहाँ आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि खेतों में जो कि मशीनें लगाई गई हैं किसानों द्वारा और फसल काटने का जो कार्य है यहाँ पर तेज़ी से चल रहा है। किसानों की कोशिश रहती है, बॉर्डर पे जो रहने वाले किसान हैं उनकी कोशिश रहती है कि फसल को जल्दी से काटा जाए और घर पहुँचाया जाए। हमारे साथ बॉर्डर के किसान हैं, उनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार फसल जो पककर तैयार हो चुकी है इन लोगों का क्या कहना है। जी सर, अब आपकी फसल पककर पूरे तरीके से तैयार हो चुकी है, काटने का कार्य भी बड़ी तेज़ी से चल रहा है, क्या कहना चाहोगे इसको लेकर? सर मेरा नाम मोहन सिंह भट्टी है, मेरा बॉर्डर जेड़ा मेरा गांव है और बिल्कुल जीरो लाइन पे हमारा पड़ोसी जो देश है, कोई पता नहीं किस समय कोई फायर स्टार्ट हो जाए। ये 24 घंटे हमें यही रहता है कि कोई पता नहीं है फायरिंग कब स्टार्ट हो जाए। और जब भी मामूली भी फायरिंग होती है फिर जो BSF भी थोड़े प्रिकॉशनरी मेजर के कारण हमें नज़दीक नहीं जाने देती। तो अब हमारे लोगों के पास 1-1, 2-2, 3-3 एकड़ ज़मीन है, तो मुश्किल से मतलब कि हर घर का गुजारा चलता है। तो हमें ये चिंता रहती है कि फायरिंग के कारण कभी भी किसी भी समय अगर कोई हालात और बिगड़ते हैं तो जल्दी से जल्दी हम इसलिए काट के घर आ जाते हैं, फिर थोड़ा बेचिंत हो जाएं। पाकिस्तान द्वारा पहले भी कई बार फसल काटने के समय पे फायरिंग की जा चुकी है, लेकिन पाकिस्तान का कोई भी भरोसा नहीं है, जिस कारण बॉर्डर पे रहने वाले किसान जैसे ही फसल पकती है उसे जल्दी से काटकर अपने घर पहुंचाने का काम करते हैं। वृंदावन के विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर पर भक्तों का सैलाब उमड़ा है। जो गलियां हैं बिहारी जी की लोग श्रद्धालुओं के सैलाब से पूरी तरह खचाखच भरी है। श्रद्धालु भीड़ के दबाव में दर्शन कर रहे हैं। कई जगह देखा जा रहा है कि गलियां पूरी तरह खचाखच हैं और श्रद्धालु करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब मांग उठ रही है कि मंदिर पर कॉरिडोर बढ़े, क्योंकि भीड़ का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। मान्यता है कि कार्तिक मास के
महीने में वृंदावन आते हैं और यहाँ से पुण्य की प्राप्ति। तमाम श्रद्धालु लोग हैं, उनसे बात करेंगे। कहाँ से आए आप लोग? कहाँ से आए? पठानकोट से। दर्शन कर लिए? बहुत अच्छे हुए। पीछे हाँ जी, भीड़ कैसी थी? बहुत ज्यादा भीड़ है। यहाँ पर लगातार जो श्रद्धालु कुछ कह रहे हैं कि कुछ गलियों में है और भगवान के जब दर्शन करेंगे तो जो भीड़ का दबाव है वो इसी तरह सहन कर रहे हैं। कहाँ से आए आप लोग? हम अलीगढ़ से आए। दर्शन कर लिए? दर्शन कर लिए। कैसी भीड़ थी पीछे? बहुत ज्यादा भीड़ थी, बहुत ही विशेष भीड़ है। क्या कॉरिडोर निर्माण होना चाहिए ना? हाँ बिल्कुल होना चाहिए, रास्ते का चौड़ीकरण होना चाहिए। कहाँ से आए? कानपुर। कानपुर कैसा लग रहा है यहाँ पे? बहुत अच्छा तो है, लेकिन व्यवस्था अच्छी नहीं है अंदर। अभी हम लोग 143 थे, है ना, 4 लोग 143 के 2100 रुपये मांग रहे थे। एक आदमी से 500 रुपये मांग रहे थे, दूसरे वाले से बात करी 1000 रुपये मांग रहे थे। करो नहीं तो वहाँ लाइन में लोग हो जाकर। हम लोगों में कोई दिक्कत नहीं, बिहारी जी ने बहुत बढ़िया दर्शन दिए, लेकिन कॉरिडोर होना चाहिए यहाँ पर। भगवान के दरबार में सौदेबाजी चल रही है। अरे बहुत सौदेबाजी है यहाँ पर, कुल मिला के धंधा चल रहा है, कुल मिला के पूरा धंधा चल रहा है। कॉरिडोर नहीं, बिल्कुल कॉरिडोर होना चाहिए, सरकार के हाथ में उसकी कलम होनी चाहिए। देखिए, श्रद्धालुओं का सैलाब है लगातार और लोगों की मांग है कि यहाँ की व्यवस्थाओं में सुधार होना चाहिए, क्योंकि लंबी लंबी कतार है। तो श्रद्धालुओं का कहना है कि मंदिर में दर्शन और पूजा के नाम पर सौदेबाजी भी होती है। तो इन सब व्यवस्थाओं में सुधार होने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ श्रद्धालु आता है तो उनकी भावना है लगातार आहत होती है। लेकिन कार्तिक मास के महीने में जो श्रद्धालुओं का सैलाब है वो बांके बिहारी के दरबार पर लगातार दिखाई दे रहा है और गलियां यहाँ पूरी तरह श्रद्धालुओं के सैलाब से खचाखच भरी है। दाराजी सरस्वत, न्यूज स्टेट, बांके बिहारी मंदिर, वृंदावन। दीपावली की छुट्टी के बाद अब कॉर्बेट नेशनल पार्क में सैलानियों की भीड़ उमड़ने लगी है। आपको बता दें कि दीपावली पर्व के समय पटाखों के प्रदूषण के कारण महानगरों में काफ़ी प्रदूषण हो गया था। उसके बाद से दिवाली की छुट्टी ख़त्म होने के बाद लोगों की भीड़ कॉर्बेट नेशनल पार्क में घूमने के लिए उमड़ पड़ी है। आपको बता दें, कॉर्बेट नेशनल पार्क के जितने भी पर्यटन जोन हैं वो इस समय सैलानियों से फुल हैं। इसके साथ ही तराई पश्चिमी वन प्रभाग का फाटो जोन और रामनगर वन प्रभाग का सीतावनी जोन जो है सैलानियों से पैक है। वहीं महानगरों में बढ़ते प्रदूषण के कारण लोग उत्तराखंड की वादियों में अब घूमने के लिए आने लगे हैं। दिवाली के बाद से ही पटाखों की धुंध से महानगरों का वातावरण दूषित हो गया था, जिसको लेके अब पर्यटक जो हैं उत्तराखंड की सैर के लिए निकल पड़े हैं। वहीं पर्यटन के आने से कारोबारी भी खुश है और देखा जाए तो पर्यटक के आने से कारोबारी भी खुश है और कॉर्बेट नेशनल पार्क के सभी जोन जो है पर्यटकों से पैक हैं। रामनगर से रोहित गोस्वामी, न्यूज स्टेट। उत्तराखंड में आज से सतर्कता जागरूकता अभियान शुरू हो गया है और ये एक पखवाड़ा होगा जो 7 दिन का होगा। मुख्यमंत्री ने सचिवालय से इसकी शुरुआत की है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी विभागों के विभागाध्यक्षों और सचिव, प्रमुख सचिव और मुख्य सचिव तक सभी को निर्देशित किया है कि पूरे सिस्टम को इस पूरे सप्ताह में पारदर्शी बनाने का लक्ष्य रखा जाए। जो भी भ्रष्ट कर्मचारी अधिकारी है उनको उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाए और मुख्यमंत्री ने ये भी कहा है कि सबकी जवाबदेही तय की जाए, तभी इस सप्ताह को मनाने का कोई अर्थ बनता है, अन्यथा ये अर्थहीन हो जाएगा। और पूरे सिस्टम को पारदर्शी बनाना, भ्रष्टाचार को मिटाना, यही सरकार की प्राथमिकता है। सतर्कता जागरूकता सप्ताह अभियान सबकी साझी जिम्मेदारी, ऐसी थीम के साथ ये सप्ताह प्रारंभ हुआ है और इसमें सभी विभागों को, उनके विभागाध्यक्षों को, सभी विभागों के जो सचिव, प्रमुख सचिव, सभी से ये अपेक्षा की गई है कि किसी भी कीमत पर भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए काम में और भ्रष्टाचार से कोई भी समझौता कहीं पर नहीं किया जाना चाहिए, काम में कोई लेट लतीफ़ी नहीं होनी चाहिए। ये संदेश नीचे तक जाए। आज इस सप्ताह का शुभारंभ किया गया है और अभी तक जो भी कार्रवाइयाँ की गई हैं उन कार्रवाइयों को और आगे बढ़ाया जाएगा। इसको एक अभियान के रूप में लेके पूरे राज्य के अंदर पूरा तंत्र हमारा पारदर्शी हो, पूरी तरह से लोगों के लिए मदद वाला हो, लोगों को अपने काम करवाने के लिए किसी प्रकार से परेशान ना होना पड़े। जो भी भ्रष्टाचार में या अपनी जिम्मेदारियों में कहीं लापरवाही करते हुए पाया जाएगा, उसको किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी।
राजधानी दिल्ली में छठ की तस्वीर हम आपको नज़र दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर अर्घ जो है वो दिया जा रहा है। 5:15 बजे का मुहूर्त अर्घ देने का, तो उसके साथ ही अर्घ दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता वो भी अर्घ देती हुई नजर आ रही हैं। साथ ही अगर हम बात करें मनोज तिवारी, वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं। इसके अलावा तमाम जो व्रतियाँ हैं उनकी तस्वीर हम आप दिखा रहे हैं आपको। जिस तरीके से अगर हम बात करें तो सोनिया विहार पुष्पे की तस्वीर है, जहाँ पर हज़ारों की संख्या में जो लोग हैं वो छठ मनाने यहाँ पर पहुँचे हैं। हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। यही तस्वीर यमुना के सभी घाटों पर दिखाई जा रही है। इस समय अगर हम बात करें तो कुल 17 घाट जो हैं वो तैयार किए गए हैं और हर जगह से कुछ इसी तरीके से तस्वीर जो है वो नज़र आती हुई नज़र आ रही है। जिस तरीके से अगर हम बात करें तो छठ मनाया जा रहा है और साथ ही शाम के अर्घ का समय हो गया है, तो शाम का अर्घ जो है वो इस समय दिया जा रहा है। वीडियो में सुधीर शर्मा के साथ हरीश झा, दिल्ली। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।